हाय, मैं वरुण गुप्ता। आज हम लोग आधार के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के वक्त में देखा जा रहा है कि मैक्सिमम सुपरवाइजर और ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट हो जा रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे कारणों के चलते। फर्स्ट, उन लोग की तरफ से जो कमियां रहती हैं वो होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सही से अटैच न करने की वजह से। सेकेंड जो पार्ट होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ों में भी उन लोग का गलती पाई जाती है, जिसके कारण से वो अनजान में ही अपना मिस्टेक के कारण आईडी को ब्लैकलिस्ट करवा देते हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो भी काम को स्टार्ट करें वो इस पार्ट को, अपने इस सारे पेपर्स को अपने माइंड में बैठा लें। इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारे पॉइंट को समझना भी आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानें POI, DOB, POR होता क्या है। सॉरी, POA होता क्या है या POR होता क्या है, क्योंकि हम लोग अभी UCL से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उस जगह में आपको POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, इस ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी क्या होता है। ये एक किसी व्यक्ति का पहचान को दर्शाता है और उसको प्रमाणित करने के लिए कि वो ये व्यक्ति है, उसको प्रमाणित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है कागजी स्तर पर। सबसे पहले हम जानते हैं POI में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को, किस किस डॉक्यूमेंट्स को हमारे एरियाज में वैलिड माना जाता है। सबसे पहले तो हम लोग के जो पब्लिक्स हैं, जो हमारे सेंटर तक पहुंचते हैं, उन लोगों के पास वोटर कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, पैन कार्ड मिल जाएगा, है ना। आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। ये सारी चीज POI में आते हैं और साथ में बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि हमारे डिस्प्ले में हैं, लेकिन ये भी हमें जानना होगा कि हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, ये लिस्ट में है, लेकिन हमारे हाथ में जो सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स वो वैलिड हैं कि नहीं, है ना। तो POI के रिलेटेड पहले हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको आधार सुधारने हेतु आपके सेंटर में आता है, वो कहता है कि मेरा नाम वरुण है, हमको राकेश करना है, तो उसे साफ साफ ये आपको बताना है कि सर आप यदि हमें गेजेटेड नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो गेजेटेड नोटिफिकेशन देते हैं नाम चेंज करने के लिए, तो ही हम आपके काम को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अन्यथा रिस्पेक्ट से एकदम आपको बताना है, अन्यथा सॉरी सर, हमारे द्वारा ये इम्पॉसिबल है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। और ये आपका क्लियर हो गया। इसको साफ साफ दिमाग में डाल लीजिए कि आपको नाम चेंज नहीं करना है। यदि आप करते हैं किसी भी प्रेशर के द्वारा, तो आपका आईडी बंद हो जाएगा। अब दूसरा आता है कि आप नाम चेंज में क्या कर सकते हैं। सपोज डेट मेरा नाम है राकेश, है ना, तो RAKESH, ओके क्लियर। अब राकेश में एच छूट गया है, लेकिन उच्चारण आपका आ रहा है राकेश, है ना।
तो आप इसको एज को आप ऐड करके उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आप उसके लिए वोटर कार्ड ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगा, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ये सारी चीज आपको एप्लीकेबल है। अब सपोजेड जिनके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस क्षेत्र में आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, उस क्षेत्र में आप एमपी एमएलए के द्वारा, है ना, या म्युनिसिपल काउंसिलर के द्वारा, या विलेज पंचायत हेड भी हमारे ऑप्शन में आता है, हाँ, उसके द्वारा, माने आपका मुखिया या विलेज पंचायत हेड। जो आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मुखिया जो होते हैं अभी के डेट में हमारे यहाँ नहीं है पद पर, फिर भी हम उनको मान्यता देंगे क्योंकि वो यूआईडी के प्रोटोकॉल में आते हैं। उसके लिए अभी भी उन लोग को कुछ भी लेटर इशू नहीं किया गया है। सेकेंड में आपको यदि कोई ग्राम प्रधान, पहले ग्राम प्रधान कहलाते हैं आपको अटेस्टेड करवा कर, तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो मुखिया लिखा हुआ है, ग्राम प्रधान नहीं लिखा हुआ, उस जगह आप विलेज पंचायत हेड ऑप्शन को चूज करके, जो तो एक ही में आता है विलेज पंचायत हेड या मुखिया, उस ऑप्शन को चूज करके आप डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी आप एक जगह ध्यान दीजिएगा, हम सभी आप अब आ जाएं बस इस पेज में, है ना। अब इसको फिलअप पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, इस पेज को हमेशा अपने आंखों में छाप लीजिए। यदि आप नहीं छाप पा रहे हैं तो काम बंद कर दीजिए, अपने आईडी को खराब मत होने दीजिए, है ना। इसको ध्यान में रखिए। इसमें क्या है कि अब इसमें ऑब्लिक देकर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर टिक तो कर दिए, इस पोर्शन में आप टिक तो मारते दिए, लेकिन ये कौन सा पदाधिकारी है जो आप इसको वेरीफाइड किए हैं। यदि एमएलए है तो एमएलए में टिक कर दीजिए, एमएलसी है तो एमएलसी में टिक कर दीजिए, म्युनिसिपल काउंसिलर है तो म्युनिसिपल काउंसिलर में क्लिक कर दीजिए, है ना। उसी तरह से आपका है विलेज पंचायत हेड और मुखिया दिया हुआ है, आप इस जगह तो टिक कर देते हैं, बट विलेज पंचायत हेड में टिक नहीं करते हैं, है ना। यदि वो ग्राम प्रधान या सरपंच के द्वारा सत्यापित कर लाए हैं तो आपको विलेज पंचायत हेड में टिक करना है। यदि मुखिया से करवाए हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपको मुखिया दिया हुआ है, आप मुखिया को आंख बंद कर टिक मार्क कर दीजिए। हम आपको सबसे पहले ये बता दे रहे हैं, इस फॉर्मेट में यहाँ और डेट में कोई ओवरराइटिंग नहीं चलेगा। क्लियर, डेट में कोई ओवरराइटिंग नहीं चलेगा। इस फॉर्म को एक ही पेन से, एक ही हैंडराइटिंग से आपको फिलअप करना है। इसमें आपको कोई दो मत नहीं है कि इसको आपको एक ही हैंडराइटिंग से फिलअप करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप क्या करते हैं, सिग्नेचर है, ओके डन, आपका मोहर है, डन, लेकिन डेट इशू नहीं रहता है यहाँ और इस जगह, जिस जगह से हमारा POR यानी कि रेसिडेंस प्रूफ में जो हम लोग डालते हैं वो मैक्सिमम क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ, ये मैक्सिमम आपका रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम हमारा जो रिजेक्शन आ रहा है वो है आपका ये मुखिया वाले पेपर को लेकर ही आ रहा है ना। तो ऐसा गलती ना करें। दूसरा, यहाँ सारी चीजों में आपको टिक करना अनिवार्य है।
तीसरा, ये बॉक्स के अंदर में ही आपका सिग्नेचर और मोहर रहना चाहिए। चौथा, जो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर हो। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम कस्टमर आते हैं, फॉर्म इस बच्चों का हो या वो अपने वाइफ का हो या अपने माता श्री का हो, जिनका भी हो, फॉर्म फिलअप सारा कर दिया, लेकिन इस बॉक्स में सिग्नेचर नहीं करवाते हैं। और हम लोग उस डॉक्यूमेंट्स को सोचते हैं फिर हम लोग सिग्नेचर करवा लेंगे, लेकिन हाँ अभी काम को हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते करते हम लोग इतना उलझ जाते हैं, खुद में इतना बिजी रह जाते हैं, जो इसको बिना सिग्नेचर करा ही अपलोड कर देते हैं। सही बोले? तो इसके लिए भी रिजेक्शन हो जाता है ना। और एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, ये जो आपका है ये जो पोर्टल है, ये जो है आपका बॉक्स, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना जरूरी है। क्या क्या ध्यान देना है आपको कि केयर ऑफ में बहुत कोई इस जगह में अपना पिता या हस्बैंड का नाम लिख देते हैं, ये नहीं चलेगा, है ना। बहुत समय आधार नंबर ही नहीं लिखा रहता है, उसको भी ध्यान रखना है कि आधार नंबर लिखा रहे, नाम में कोई ओवर राइटिंग नहीं चले, है ना, स्पष्ट रूप से पढ़ने में आए। तीसरा कि यहाँ पर हाउस नंबर, है ना, या अपार्टमेंट, तो जो भी ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है उल्लेखित कर, आप उसको टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर आपका हो गया कि स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है कि रोड है कि लेन है ना, उसको आप टिक मार्क कर दीजिए, अन्यथा आपका इशू क्रिएट हो सकता है। ये डेफिनेट हम भी नहीं है कि हाँ नहीं है, देखिए हो सकता है, हम देखें कि ऐसी स्थिति में भी मेरा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया है ना। तो इसको टिक करने में हमारा कुछ नहीं जाता है, इसको टिक कराना आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छा लगे, आपको सही लगे आपके हिसाब से, तो इसको जरूर टिक कराइए। और एक चीज है कि ये आपका एरिया है कि लोकेलिटी है कि सेक्टर है, वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। क्या है वो जो वेरीफायर है वो कैसे समझे कि ये एरिया है या लोकेलिटी है कि सेक्टर है ना। तो आप उसको टिक कर लीजिए, यदि ये एरिया है एरिया में टिक कर दीजिए। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये जगह बहुत हमारे लिए मान्य रखता है ना। एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी प्लेस आप लिखे हैं, विलेज है कि टाउन है कि सिटी है, ये तो लिख दिए, लेकिन इस जगह आप टिक करना छोड़ देते हैं, है ना। तो इस जगह जरूर टिक कीजिए। और एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे मेरा घर है डंगालपारा, हिजला रोड, दुमका। हम आप कैसे फॉर्म भरेंगे, रोड के सामने में हिजला रोड कर दिए। अब ये क्या है, मेरा स्ट्रीट नहीं है ना, स्ट्रीट नहीं है, ये मेरा रोड है, तो हिजला रोड, रोड में टिक कर दिया, ओके। फिर आपका पार्ट हुआ डंगालपारा। अब आप कहोगे कि मेरा जो 814101 कोई भी जो भी पिन कोड आप दिए, वो आपका इनपुट करने से विलेज वाला सेक्टर में, एरिया में आपको बॉक्स है वो सॉफ्टवेयर में आप चले जाइए, सॉफ्टवेयर को आप अपने आपके सामने रखें और इस फॉर्म को आपके सामने रखें, है ना। उस तरह से आप टैली कीजिए दोनों चीजों को। आप 814101 दे रहे हैं तो आप उसको दुमका आ रहा है ऑप्शन, लेकिन आपका डंगालपारा नहीं आ रहा है, तो उस क्षेत्र में आप क्या कीजिए कि आप कस्टमर्स को ये सलाह दीजिए कि एरिया या सेक्टर में इस जगह आप डंगालपारा लिखें, राइट। क्यों? क्योंकि 814101 देने से आपका डंगालपारा आएगा ही नहीं, वो सिर्फ दुमका ही आएगा, है ना। ठीक है, इस जगह आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप डंगालपारा इनपुट कर दिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए कि टाउन जो है, टाउन वाला जो ऑप्शन है, उस जगह आप दुमका को दुमका आपको जेहेतु आप पिन कोड डालिएगा उस जगह दुमका आएगा, तो उस जगह में आप उस स्थिति में आप दुमका को सिलेक्ट कीजिए, है ना। फिर पोस्ट ऑफिस आपका दुमका आएगा, वो आप दुमका उसको लिखिए, कोई इशू नहीं है। देन आप आगे आप चीजों को, ये इन सब चीजों को आप ध्यान रखें, ये कॉलम आपका गलत इनपुट डाटा ना हो, यही मैक्सिमम रीजन होता है आपका
रेसिडेंस प्रूफ, ये होता है आपका POA, POA एरर आने का, है ना। तो इस चीजों में आप ध्यान दीजिएगा, आपका कोई इशू नहीं होगा, आपका रिजेक्शन कम से कम मात्रा में आपके पोर्टल में दिखेगा। हाँ, नेक्स्ट हम आपको ये बता रहे हैं, आप नेक्स्ट आपको हम ये बता रहे हैं कि ये फोटो जो साइज है वो इस बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। इस जगह थोड़ा स्पेस रहना चाहिए ताकि आपका जो सिग्नेचर हो वो इस तरह से वेरीफाई कर सके। और एक चीज आपको इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे हैं कि अटेस्टेड, ये अटेस्टेड लिखा हुआ जो आता है वो जो है वो आपका 99.9 VAD जो होते हैं वो नहीं अटेस्टेड करवाते हैं। मतलब आपका उनका जो कस्टमर्स आते हैं उनके तक वो वेरीफायर के द्वारा जो इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए हैं उनके द्वारा अटेस्टेड नहीं करवाते हैं, जिसके कारण वो उसी तरह उस डाटा को अपलोड कर देते हैं, इसलिए उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता, है ना। उस थोड़ा चीज है, लेकिन हमको क्या है, ये हो सकता है कि आपका पास हो जाए डाटा, लेकिन उसके कारण वो रिजेक्ट भी कर, तो जितना दिया गया है उसको तो अनिवार्य रूप से आपको करना है ना। और एक चीज आपको बता देते हैं, ये हुआ आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्टर में, है ना। और जो डॉक्यूमेंट जब आप काम करने जाते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के वक्त सिलेक्ट जो करना होता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हैं। आप अपने रूप से कल्पना मत कीजिए। बहुत कोई क्या करते हैं कि आदमी प्रोविजनल लेकर आया, एडमिट कार्ड लेकर आया, उससे आप क्या करते हैं, नाम सुधार कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ सुधार कर देते हैं। नहीं, चूंकि डेट ऑफ बर्थ जब आप सुधार करने जाइएगा तभी आपका ये डेट ऑफ बर्थ कॉलम के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट रहता है, कहीं प्रोविजनल नहीं रहता है साहब। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में मार्कशीट ही लेकर उसको अपलोड कीजिए, अपने मन से प्रोविजनल नहीं अपलोड कीजिए, एडमिट कार्ड मत अपलोड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट। आप मार्कशीट या और एक चीज बता दे रहा हूँ, मार्कशीट या प्रोविजनल को लेके आप ये नाम को चेंज नहीं करना है ना। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मान रहे हैं हम, है ना। लेकिन आप मैट्रिक का मार्कशीट या प्रोविजनल को लेकर नाम को चेंज ना करें तो ही बेहतर है आपके लिए, आगे आपकी मर्जी। और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, आप और क्या करते हैं इसमें, नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, हाँ। स्कैन करते वक्त क्या होता है, हमारा मैक्सिमम इशू ये होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वो दिए आपके प्रिंटर में या जो स्कैनर है उसमें आपका कोई दूसरा फॉर्म रखा हुआ है ना। आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आप इधर मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, मार्कशीट को आप स्कैनर में लगाएं, आप जैसे आप सोचिए कि मार्कशीट आपका स्कैनर में लगा हुआ है, लेकिन आप किसी और डॉक्यूमेंट्स को या ब्लैंक ही आप उसको स्कैन कर दिए, किसी से बात करने के वक्त में मग्न होकर, या माइंड आपका जो है वो स्थिर नहीं रहता हो उस वक्त भीड़ के कारण, है ना, तो वो ब्लैंक चल जाता है, तो वो आपका 5 साल, 1 साल से 5 साल तक के लिए आपका ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। उसको आप ना करें। और सबसे बड़ी बात, अभी आने वाला दिनों में हमारा बड़ा किट स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए बहुत संभल के काम कीजिए ताकि आप
अपने काम को बंद ना होने दे और काम को आगे करते रहें। हाँ, यहाँ और एक मुद्दा क्या होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है ना साहब, उसमें आप क्या करते हैं, एमएलए या एमएलए या मुखिया या म्युनिसिपल काउंसिलर का यदि कोई कस्टमर लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको भी अपलोड कर देते हैं। वो हरगिज ना करें। गेस्टेड मतलब ग्रुप ए गेस्टेड आता है, वहां आपका एमएलए या विलेज लेवल पंचायत हेड या मुखिया या म्युनिसिपल काउंसिलर ये नहीं आता है सर, इसलिए ये चीज बिल्कुल भी ना करें। जो आपका ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ रहा है केवल और केवल उसी को चूज करें। और सबसे बड़ा गलती जो हम लोग के द्वारा हो रहा है बहुत सारे भी, मैं 99.9% जो कर रहे हैं, जीपीएस को आप सुबह क्या करते हैं, उठे जीपीएस का सिग्नल लिए, उसके बाद उसको सेव किए, उसके बाद सिस्टम को आप रिस्टार्ट करके फिर आप अपने पोर्टल को ओपन किए, फिर आप क्या किए, जीपीएस को बंद ही रहने दिया और अपने काम को स्टार्ट कर दिए सिंक्रोनाइज करके, है ना। तो वो ना करें। सिंक्रोनाइज यदि आप सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको जीपीएस ऑन रखना है। हाँ, मानते हैं कि आपका सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है, आपका जो माउस होता है वो अपने आप इधर उधर चलने लगता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है सिस्टम, आपको बार बार उसको सिस्टम को ऑफ करना पड़ता है। लेकिन मेरा कहा माने 10 दिन आप जीपीएस लगा के कंप्यूटर को आदत कर दें जीपीएस के साथ काम करने का, आपका सिस्टम कभी हैंग नहीं होगा। हाँ, एक चीज जो इश्यू आ रहा है जो मैंने भी देखा है, जो शाम को 4:30 से 5 के बीच में हमारा कंप्यूटर हमारा जो सिस्टम होता है वो हैंग कर जाता है। किस ऑप्शन में जाकर, जब हम पैकेट जनरेट करके वो टोकन नंबर जो होता है, वो जो हम नंबर जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसको इनपुट करने के बाद फिर हमारा आगे प्रोसेस करते हैं, फिर स्कैन जब करने जाते हैं तभी हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। स्कैन एक्सेप्ट नहीं करता है, स्कैन होता है लेकिन वो प्रीव्यू नहीं शो करता है, वो सेव नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें शट डाउन करके फिर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अब उस क्षेत्र में ये बता दें सर, वो भी तो आपका डाटा एरर में जाएगा। हाँ, डाटा एरर तो है, ये तो है, क्योंकि आपका एक इनरोलमेंट नंबर तो जनरेट हो गया, लेकिन जेहेतु आप कंप्लीट सबमिट नहीं किए हैं प्रोसेस को, इसलिए वो आपके गलती में काउंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हम अपने सीनियर शेयर लोगों को इसका इंफॉर्मेशन दिए हैं, इसका भी हमारा सॉल्यूशन जल्द ही हो जाएगा, है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखें। और ये और एक सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है वो है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये एरर आ रहा है, है ना। हम सुबह मॉर्निंग या जब आपका काम करने जाते हैं, आप अपने सिस्टम को स्टार्ट किए, जीपीएस दिए, फिर सिंक्रोनाइज किए, फिर आपका पोर्टल ओपन हो गया, पोर्टल ओपन होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, सिस्टम को आप पोर्टल ओपन होने के बाद फिर अपना काम को जैसे स्टार्ट किए, कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स लिए, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आप फाइंड आधार किए, फाइंड आधार करने के बाद जब आप प्रोसेस करते हैं अपडेट के लिए, तभी आपका पेज जो है वो ओपन नहीं होता है, फाइंड नहीं होता है, तो आपको परेशानी होता है ना। आपको वही एक ही एरर आता है, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन एरर। हालांकि मैंने कुछ वीडियो को भी इसका सॉल्यूशन बताया है, आप लोगों को बता दें। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन फेल का एरर का सॉल्यूशन यही है, आपको अपने सिस्टम को सबसे पहले जाकर सर्विस खोलना है। सर्विस में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन में स्टॉप कर देना है, OTA को स्टॉप कर देना है, QSSITV को स्टॉप कर देना है,
फिंगरप्रिंट को स्टॉप कर देना है, आइरिस को स्टॉप कर देना है ना। देन आपको इस सर्विस को बंद करने के बाद सारे पेज को, सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के बाद आपको सिस्टम को शट डाउन करना है, रीस्टार्ट नहीं, शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद फिर आप सिस्टम को जब ऑन कीजिएगा, जब सिस्टम को ऑन कीजिएगा, फिर आप सर्विस में जाने के बाद इन सभी सर्विसेज को आपको फिर से स्टार्ट कर देना है सर, है ना। स्टार्ट कर दीजिए। देन आप अपने UCL, अपने आधार इनरोलमेंट क्लाइंट को ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली उसको फाइंड ऑप्शन में पहुंचे। फिर आप कस्टमर का नहीं, खुद का आधार नंबर को वहां, खुद का आधार नंबर को डालें, फिर खुद का फिंगरप्रिंट दें कस्टमर ऑप्शन में, फिर सुपरवाइजर या ऑपरेटर फिंगरप्रिंट्स में खुद का फिंगरप्रिंट्स दे, फिर फाइंड आधार करें। तब आप देखिएगा एक बार में आपका UCL इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप काम को स्मूथली कर सकते हैं, है ना। वो एक होता है। दूसरा क्या होता है, आप सिस्टम सुबह जब ओपन करते हैं तभी आपका एक इनरोलमेंट, किसी वैल्यू बंदों का, सभी का नहीं, किसी वैल्यू बंदों का एक इनरोलमेंट फॉल्स हो जाता है। यदि किसी का, विशेषकर किसी का मोबाइल नंबर अपडेशन आया तब आपका एक डॉक्यूमेंट्स एरर बढ़ जाता है। क्यों? कुछ भी क्या करते हैं, सिस्टम को ओपन किए, TPS लिए, फिर तुरंत जाकर वो इनरोलमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो प्रिंटर है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर सुबह क्या होता है कि फर्स्ट आप ओपन करने के बाद वो सपोर्ट नहीं करता है। वो जो स्कैन वाला जो उसका पार्ट है, इसका जो पार्ट है वो एक्टिव नहीं होता है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, आप जब यदि मोबाइल नंबर किन्हीं का अपडेट करना है तो सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर दे, लेकिन लास्ट में आप सबमिट करने के बाद आपका वो जो पैकेट है वो अटक जाता है, क्योंकि आप स्कैन नहीं कर पाते, फिर से आपको शट डाउन करना होता है, फिर आप स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, फिर जाकर आपको आपका इनरोलमेंट कंटिन्यू होता है। लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पहले ही GPS लेने का पहले सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। फिर ये देखिए, कुछ चीजों का है ना, एक बार रिस्टार्ट जरूर करें GPS लेने के बाद, फिर जाकर हाँ सारा डिवाइस को उसी पोर्ट में इनपुट करें जिस पोर्ट में आप शुरू से लगाते आ रहे हैं, पोर्ट को चेंज ना करें। और एक चीज है, आपको USB हब को सही रखना है ना, जो 3.0 जो है उसी को यूज करना है, तो आपका प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यदि आप 2.0 को यूज करते हैं तो आपको बहुत तरह का इश्यूज आएगा, कभी ये डिवाइस छोड़ देगा, कभी वो डिवाइस छोड़ देगा, है ना। तो वैसा कोशिश करें आप 3.0 को ही यूज करें, है? तो आज को इतना ही के साथ मैं आपके बीच से विदाई लेता हूं, ठीक है। फिर आगे और भी इससे रिलेटेड CSC के और भी तरह के प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।